कर रहे टाइम। सोच रही हूँ कि लाख लाख रुपए का ना वो बैंड बच्चे ने गिफ्ट कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू कैन हेयर मी और आप लोगों को स्लाइड नज़र आ रही है। तो आज हम थोड़ा लंबी चीज़ कवर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी लेक्चर का जो पिछले वीक हमने लेक्चर डिस्कस किया था, उसका ही जो एक पोर्शन शॉक का जो है वो रह गया था। आई विल बिगिन विद दैट और उसके बाद जो है विल मूव ऑन टू टुडेज लेक्चर।
सो बेसिकली शॉक क्या होता है, आप लोगों ने शायद कभी ना कभी इन योर मेडिकल करियर या आप लोगों ने अपने मतलब किसी मूवीज वगैरह में देखा होगा कि पेशेंट जो है वो शॉक में चला गया है और डॉक्टर्स उसको रिससिटेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और मेडिकल इमरजेंसी होती है और मतलब बहुत एक लाइफ थ्रेटनिंग सी सिचुएशन होती है. सो बेसिकली शॉक में होता क्या है, वी विल स्टडी दैट टुडे. So basically, shock is a life-threatening medical condition of low blood perfusion to the tissues, resulting in cellular injury and inadequate tissue function. ठीक है. हम लोगों ने since the very beginning of this course we have been studying कि अगर for example if an organ is not supplied with the amount of blood it requires, then obviously it will undergo necrosis. ठीक है, उसको ischemia हो जाएगा, वो ischemic necrosis undergo करेगा जिसको आप infarction कहते हो. ठीक है. और अगर जो है ये दिस वाज व्हाट एवर वी हैव बीन स्टडिंग, फॉर एग्जांपल हमने मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में जो है वो थोड़ा बहुत डिटेल्स पढ़ी हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ द ओनली ऑर्गन दैट इज बीइंग अफेक्टेड इज द हार्ट. या अगर फॉर एग्जांपल हम स्ट्रोक की बात करते हैं तो उसमें द ओनली ऑर्गन दैट इज बीइंग अफेक्टेड by the reduced blood flow is the brain. But what is happening in case of shock is the entire body. Hello. Okay. So what is happening in shock is कि basically there is a low blood perfusion to all the organs and all the parts of the body. ठीक है. तो अगर आप लोग इमेजिन करो कि हार्ट अटैक के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर हार्ट को ब्लड परफ्यूजन कम हो रही होती है, उसका ब्लड सप्लाई कम हो गई होती है, तो दैट इज ऑल्सो लाइफ थ्रेटनिंग, वो भी डेथ कॉज कर देता है. लेकिन अगर अगर आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो आपकी ब्लड परफ्यूजन जो है वो लॉस हो गई है एंड ब्लड इज नॉट बीइंग सप्लाइड इन एडिक्वेट अमाउंट्स टू द इंटायर बॉडी, तो दैट इज रेफर टू एज द शॉक. ठीक है. और इसके अंदर फिर ऑब्वियसली व्हेन द ब्लड इज एब्सेंट, वहाँ पे ब्लड फ्लो एब्सेंट हो गई है, तो वहाँ पे जो है वो इंजरी होगी और उसका जो टिश्यू का जो फंक्शन है वो सही तरह नहीं हो पाएगा. In simple words, we can say that shock is a life-threatening condition that occurs when the body is not getting enough blood flow. ठीक है, अगर बॉडी को enough blood flow नहीं मिलेगा तो that is referred to as shock. ठीक है. There are different types of shocks. ठीक है. Cardiogenic shock क्या होगा? Obviously, as the name suggests, cardiogenic meaning it is arising from the heart. If there is any problem in the heart of a person that results in the inadequate perfusion of the blood, then it is referred to as cardiogenic shock. For example, अगर heart जो है वो pump नहीं सही तरह कर पा रहा, तो obviously अगर वो pump ही नहीं कर रहा तो blood जो है आपके different organs of the body को supply नहीं होगा. हाइपोवोलीमिक शॉक एक अदर टाइप ऑफ शॉक है, ये काफ़ी कॉमन टाइप है जो आप इनकाउंटर करते हो इन द पेशेंट्स इन योर हॉस्पिटल सेटिंग्स. इसमें क्या होता है कि व्हेन अ पेशेंट हैज़ लॉस ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, अगर उसका जो है ब्लड वॉल्यूम जो है वो बहुत कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल जो है एक्सेसिव बहुत सवेयर उसकी डिहाइड्रेशन हो गई है, या उसका जो है उसका कोई कार एक्सीडेंट हुआ था और उसकी वजह से उसका हीमरेज हुआ है और ब्लड जो है वो लॉस हो गया उसकी बॉडी से, या फॉर एग्जांपल वो बर्न्स का पेशेंट था और उसकी बॉडी से प्लाज्मा का लॉस हो गया, तो दैट इज रेफर टू एज द हाइपोवोलीमिक शॉक. हाइपोवोलीमिक का मतलब है कि वॉल्यूम जो होता है, ब्लड वॉल्यूम जो होता है या जो प्लाज्मा वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है. हाइपो मीनिंग रिड्यूस्ड. ठीक है. एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है कि एलर्जिक रिएक्शन होता है, ये हर इंसान के अंदर नहीं होता. अगर सिर्फ फॉर एग्जांपल मेरे अंदर प्री डिस्पोजिशन है कि अगर मैं पीनट्स खाऊंगी तो मुझे एलर्जिक रिएक्शन होगा, बिकॉज मैं जेनेटिकली मेरा मेकअप इस तरह से है कि पीनट्स जो हैं वो मेरे लिए एलर्जिक है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ.
सो उस पेशेंट के अंदर जिसके अंदर वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड जो पेशेंट होता है जिसमें वो एलर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ उसी पेशेंट के अंदर जो है वो जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ एलर्जिक रिएक्शन जो होता है उसको आप एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हो, ठीक है। सेप्टिक शॉक क्या होता है? अगर आपके पास इन्फेक्शन जो है वो आपके पास किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन हुई है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है फॉर एग्जांपल, और वो इतनी सवेयर हो जाती है कि इवेंचुअली जो है वो आपका ब्लड सप्लाई जो है टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है वो रोकती है, तो दैट इज सेप्टिक शॉक। और न्यूरोजेनिक शॉक, अगर आपका नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज होगा तो ऑब्वियसली द शॉक दैट इज देयर इट इज रेफर्ड टू एज अ न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है। Tissue deterioration is the end result of the circulatory shock, whatever it is, whatever the cause is. ठीक है, out of all these causes, ठीक है, eventually what is happening is कि there is reduced blood supply या blood flow to the organs of the body. So eventually जो है अगर इन सारी different types को आप eventual इनका end result, if you see the end result, you will see that there is a reduced blood supply to the organs of the body, ठीक है। So obviously when the blood supply is reduced, the tissues will start deteriorating, उनका necrosis start हो जाएगा, तो they'll start dying. So this is the end result of all types of shock, ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है शॉक की? Impaired tissue perfusion occurs when an imbalance develops between cellular oxygen supply and cellular oxygen demand. All types of shock eventually result in impaired tissue perfusion and the development of acute circulatory failure or shock syndrome, ठीक है। Basically क्या होता है कि obviously अगर my heart for example requires a certain amount of oxygen and वहाँ की for example blood supply रोक दी गई है या due to some reasons, तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन सप्लाई होगी वो उतनी नहीं होगी जितनी डिमांड होगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली देयर विल बी टिश्यू डिटीरियोरेशन। सो अगर इम्बैलेंस होगा बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, द टिश्यू डिटीरियोरेशन विल स्टार्ट, और उसकी वजह से इवेंचुअली यू विल हैव एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर एंड शॉक सिंड्रोम। सॉरी, ओके। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है इसके अंदर? बेसिकली देखो, आप लोगों को यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि बेसिकली इन केस ऑफ शॉक आपका जो ब्लड परफ्यूजन है या आपकी जो ब्लड सप्लाई है टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज बीइंग फेल्ड, ठीक है। उसके अंदर आपको एडुकेट अमाउंट्स ऑफ ब्लड जो हैं वो आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो बेसिकली उसके अंदर इवेंचुअली होगा क्या, मतलब कि शॉक क्यों डेवलप होता है, हर डिफरेंट टाइप्स के अंदर क्यों होता है डेवलप, वो ये होता है कि अगर ऑब्वियसली इफ यू इमेजिन अगर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन जो है वो एडिक्वेट अमाउंट्स में नहीं मिल रही, उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसकी सप्लाई कम है, तो उसके अंदर जो है वो स्विच होगा फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, या जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, तो ऑब्वियसली व्हेन द ऑक्सीजन इज एब्सेंट देन देयर विल बी स्विचिंग टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में आपका जो मेन बाय प्रोडक्ट होता है, जो आपका मेन कह लो जो मेन आपका जो सेकेंडरी प्रोडक्ट जो बनता है वो लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, ये जो है जब ये ज्यादा अमाउंट्स में एक्यूमुलेट करेगा इट इज वेरी डेंजरस फॉर द सेल्स। सो व्हाट हैपेंस इज कि जो सेलुलर फंक्शन है वो खत्म हो जाता है और सेल्स जो हैं वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो सेल्स के मेम्ब्रेन्स हैं वो बहुत परमिएबल होंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड्स जो हैं वो उनसे इन और आउट जो है वो सीप करना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इवेंचुअली क्या होगा कि आपका जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या कह सकते हो, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंप आपका होता है, जो कि पोटेशियम को अंदर लाता है और सोडियम को पंप आउट करता है, सोडियम पोटेशियम पंप। आई थिंक यू माइट हैव studied about it because it is very 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 important, and biology में आप लोगों ने पढ़ा होगा at some point, I'm sure. So eventually what happens is कि वो जो सोडियम पोटेशियम पंप था वो जो है वो डैमेज हो जाता है, उसका फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। तो जो सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस था ऑब्वियसली
there is a certain amount of sodium, there is a certain amount of potassium, chloride, magnesium that must be present inside the cell to maintain the electromechanical gradient, ताकि ना सेल जो है वो बहुत ज़्यादा swell करे और ना ही वो dehydrate हो जाए, ठीक है. So when that gradient is disturbed, ठीक है, तो what happens is कि सेलुलर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है और सेल्स जो हैं इवेंचुअली जो हैं दे स्टार्ट डाइंग, ठीक है. And then your mitochondria is also damaged because all the aerobic respiration and most of the important processes that are occurring within the cell occur within the mitochondria. For example, आपकी जो respiration aerobic respiration होती है that occurs within the mitochondria. तो जब mitochondria damage होगा तो eventually there will be cell death. ओके, अब सेप्टिक शॉक के अंदर क्या चीज़ होती है, वो ये होता है कि मोस्टली आपके ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया माइट ऑल्सो प्ले अ रोल, फंगाई और वायरसेस, ठीक है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू शुड मेक अ नोट ऑफ इट के इट इज़ इनिशिएटेड बाय ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स. आई होप आपको पता है कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बस स्टेनिंग का डिफरेंस होता है बैक्टीरिया की आगे. Further subdivisions है. Okay, the cell walls of the organism contain endotoxins. Endotoxins release inflammatory mediators, causes vasodilation and increased capillary permeability, leading to shock due to alteration in peripheral circulation and massive dilation. ठीक है. So basically क्या होगा कि अगर आप इन्फेक्टेड हो विद पर्टिकुलर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और अगर यू हैव अ वेरी वेरी सिवियर इन्फेक्शन, so basically क्या होता है कि these organisms have something referred to as endotoxins within their cell walls. जो उनकी cell walls होती है उनके अंदर होते हैं endotoxins जो कि basically are the reason why the bacteria are able to cause so much damage. फिर जब एंडोटॉक्सिन्स क्या करते हैं कि वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो हैं उनको रिलीज करते हैं. आई होप you all of you know about inflammatory mediators. You have prepared an assignment regarding that, so you must know about that. तो जब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जब रिलीज होते हैं तो वेजो डायलेशन होती है, मीनिंग जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं और जो परमेबिलिटी होती है आपकी ब्लड वेसल्स की वो इंक्रीज कर जाती है. तो देन इवेंचुअली क्या होगा, शॉक होगा. बिकॉज जस्ट इमेजिन अगर फॉर एग्जांपल एक ब्लड वेसल जो है वो डायलेट करेगी तो उसके अंदर जो अपेरेंट आपको लगता है कि जो ब्लड वॉल्यूम पड़ा हुआ है वो ऑब्वियसली उसके हिसाब से कम हो जाएगा. अगर फॉर एग्जांपल एक ब्लड वेसल का डायमीटर है 10 मिलीमीटर और उसका फिर वेजो डायलेशन की वजह से उसका डायमीटर हो जाता है 12 मिलीमीटर, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ एग्जांपल, तो ऑब्वियसली जो जो 10 मिलीमीटर वाली ब्लड वेसल्स के थ्रू जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो जब आप वेसल का कैलिबर इंक्रीज कर दोगे, उसका डायमीटर इंक्रीज कर दोगे, तो ऑब्वियसली वो जो ब्लड का वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर ब्लड का वॉल्यूम आपको चाहिए था टू प्रोवाइड ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो आपको वो नहीं प्रोवाइड कर पाओगे बिकॉज उसका जो है वो डायमीटर इंक्रीज कर गया. आप इमेजिन करो कि अगर फॉर एग्जांपल एक आपका जो ये पाइप होता है, हाउस पाइप्स जो होते हैं, होज जिसको आप कहते हो, इसके थ्रू पानी आ रहा होता है, ठीक है. अगर आप उसी मतलब सप्लाई से एक बहुत बड़ा होज लगा दोगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो फ्लो होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि उसको वो पूरी तरह से भर नहीं रहा होगा. सेकंड, दूसरी क्या चीज होती है कि सेप्टिक शॉक के केस के अंदर व्हाट हैपेंस इज के एक तो डायलेशन होगी, उसके बाद क्या हो रहा है, सेकंड चीज ये हो रही है कि परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, तो लिहाजा जो फ्लूइड होता है मतलब दैट इज मतलब फ्लूइड विद इन द ब्लड जो है वो मूव आउट करना शुरू हो जाता है आउट ऑफ द ब्लड वेसल इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज, ठीक है. सो ऑब्वियसली देयर विल बी a decrease in the amount of blood within the vasculature, तो लिहाजा जो है eventually you'll have shock. ओके, सबसे पहले फिर आगे क्या होता है कि अब इसके अंदर क्या है कि इस फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर द बॉडी, ठीक है, हमने पढ़ा मोस्टली ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होंगे, देन दे रिलीज इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, then eventually there will be an activation of complement, kallikrein, kinin, coagulation and fibrolytic factors, platelets, neutrophils, macrophages, damage to the endothelial cells, organ dysfunction, ठीक है.
फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग वाज कि वो वेजोडाइलेशन कराते हैं और इंक्रीज परमिएबिलिटी कराते हैं, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम ऑफ द ब्लड था, जो कि बेसिकली आपको जो वॉल्यूम चाहिए होता है टू मेंटेन एडिक्वेट सप्लाई टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो कम हो गया। सेकंड क्या होता है कि उसने जो है वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट आई होप आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है कि ये एक मतलब प्रोटेक्टिव एक इन्फ्लामेटरी जो है वो पाथवे होता है। और ये सारे कोएगुलेशन कैस्केड और प्लेटलेट्स और न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस, ये सारा कुछ जो है बेसिकली इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है। सारा कुछ जो हम ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन को इन डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो इवेंचुअली जब ये सारा कुछ एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब समझो कि सारी जो हमारी बॉडी के जो भी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स होते हैं या जो भी इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं, वो सारे के सारे वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इवेंचुअली जो है दैट कॉजेज डैमेज टू द एंडोथेलियल सेल्स और इवेंचुअली यू हैव ऑर्गन डिसफंक्शन। अब आपके पास कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स व्हेन एवर यू हैव शॉक, ठीक है, आपके पास कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स होंगे, कुछ रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर दे आर ऑलवेज एट वर्क and they are responsible for preventing death and they are responsible for preventing any change from the baseline. आप लोगों को आई होप आप लोगों ने वो नेगेटिव फीडबैक के बारे में यू माइट हैव स्टडीड कि फॉर एग्जांपल नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि अगर मेरा थायराइड हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस ज्यादा होना शुरू हो गया है, तो मेरी बॉडी जो है वो ऐसी चीजें करेगी कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाए, मतलब वो उसको बेस लाइन पे वापस लाएगी। सो ऑब्वियसली व्हेन एवर पेशेंट गोज इनटू शॉक और इतना कुछ हो रहा होता है उसकी बॉडी के साथ, तो द बॉडी ऑल्सो नोज कि दिस इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। उसे पता है कि वो जो एक होम्योस्टेसिस का जो एक मैकेनिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब जो उसकी बेस लाइन है या जो उसकी एक बैलेंस्ड स्टेट है जिसके अंदर उसको आदत है हर वक्त रहने की, वो डिसरप्ट हो चुकी है। So whenever you have something going in your body that is not normal, so your body will respond to bring it back to normal, मतलब वो अपनी तरफ से it will try its maximum। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि इट विल ऑलवेज सक्सीड, जरूरी नहीं होता कि जो उसने कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट किया है उसकी वजह से आप दोबारा से शॉक की स्टेट से बाहर निकल के नॉर्मल हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। बट उसकी उसकी कैपेसिटी में बॉडी की कैपेसिटी में जितनी होती है, जितना मैक्सिमम वो कर सकती है वो करने की कोशिश करती है, ठीक है। सो फर्स्ट आपके पास कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स में आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो फाइट और फ्लाइट की सिचुएशंस के अंदर जो है वो एक्टिवेट होता है, मीनिंग के व्हेनेवर देयर इज समथिंग बैड गोइंग ऑन या जो भी उसके अंदर। और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो नॉर्मली व्हेन यू आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेट तो तब होता है। तो अब बेसिकली क्या होगा कि आपके पास जो है वो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। देयर इज समथिंग रेफर टू एज बैरो रिसेप्टर्स, ठीक है। बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये आपके आयोटा के अंदर भी होते हैं और आपकी कैरोटिड बॉडी के अंदर होते हैं। कैरोटिड बॉडी कहाँ पे होती है? आयोटा का तो आपको पता है कि आयोटा जो है वो आपकी क्या है, आप दैट इज द मेजर ब्लड वेसल दैट इज स्टेमिंग ऑफ फ्रॉम योर हार्ट, ठीक है। उसके बाद कैरोटिड जो होती है ये नेक के अंदर जो आपकी जा रही होती है आर्टरीज, वो होती हैं जो कि ब्रेन को सप्लाई करती हैं। तो बेसिकली ये आपके होते हैं प्रेशर चेकर्स होते हैं, ठीक है। बैरो रिसेप्टर्स आपके प्रेशर को चेक करते हैं कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल है कि नहीं है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज कि जब अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो गया है, फॉर एग्जांपल अगर आप शॉक में चले गए और आपकी वेजोडाइलेशन हो गई है और आपका ब्लड लॉस हो गया है, आपका ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है, तो व्हाट विल हैपन इज कि जो obviously these baroreceptors will be activated because जो blood pressure है या blood volume है वो कम हो गया है। ये blood pressure और blood volume को जो है वो monitor कर रहे होते हैं थ्रू आउट। तो एक दफा अगर ये कम हो जाता है तो क्या होता है कि आपका ये जो है ये सिग्नल्स भेजेगा ब्रेन को, और ब्रेन जो है इन टर्न क्या करेगा कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा,
ऑब्वियसली वो हार्ट रेट इंक्रीज करके ये चाह रहा है कि आपका जो है वो मतलब अगर आपकी परफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो रही ऑर्गन्स की तो वो होना शुरू हो जाए। उसकी कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देगा कि हार्ट जो है वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा ताकि उसके अंदर से ज्यादा ब्लड जो है वो बाहर निकले। वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है वो ये आप लोगों के लिए इस पॉइंट पे आफ्टर लोड जो है, आफ्टर लोड प्री लोड, आई डोंट नो इफ यू नो इट, लेकिन ये पूरा इट्स एन एंटायर डिफरेंट चैप्टर टू डिस्कस, जो प्री लोड क्या होता है और आफ्टर लोड क्या होता है। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा ऑब्वियसली। अगर आपकी वेजो डायलेशन हुई हुई है तो उसके जो रिस्पॉन्स के अंदर वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा और देयर इज एन इंक्रीज्ड प्री लोड। यू माइट स्किप दिस एज वेल। ओके, नेक्स्ट क्या होता है आपका एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म आपने देख लिया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ਉਹਦੀ DNA ਦੱਸ DNA डीएनए ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਡਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡੀਐਨਏ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਹੋਣਾ ਡਬਲ ਸਟ੍ਰੈਂਡ यार मैं ਸੀੜੀਆਂ पढ़ा ਬਣੀਆਂ देती ਹੁੰਦੀਆਂ हूँ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ मैं पढ़ा देती हूँ डीएनए बच्चों। क्या हो गया है, मुझे इतना अच्छा डीएनए आता है ना, मैं मोलेकुलर बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। इफ यू आर लिसनिंग टू मी। अक्सर बच्चों ने ना आपकी आवाज म्यूट की होती है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। ओके, आप लोगों ने नहीं सुनना होता तो एटलीस्ट मुझे डिस्टर्ब ना किया करो, चुप करके सो जाया करो बस। मैम एक्चुअली छोटे भाई के साथ लेक्चर हो रहा था, पता नहीं कैसे माइक ऑन हो गया। आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो मैं पढ़ा देती हूँ डीएनए यार। नेक्स्ट इज द, अब आप लोगों ने, आई होप आप लोगों को रेनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग, इतना लॉन्ग तो नहीं है लेकिन एक लंबा टॉपिक है टू डिस्कस। तो इसके अंदर ऑब्वियसली जो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं उसके अंदर वो भी एक्टिवेट होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रेनिन जो कि आपकी किडनीज के जो होते हैं रूलर एपरेटस, जो जेजी एपरेटस होता है उससे प्रोड्यूस होता है। वो इवेंचुअली क्या करता है कि वो एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस करता है और फिर एंजियोटेंसिन जो होता है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एक चीज होती है एस, उसको वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, और फिर इवेंचुअली जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है जो एंजियोटेंसिन 2 होता है। ठीक है, उसके बाद जो है इवेंचुअली जो एंजियोटेंसिन 2 जो है आपका एल्डोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है जो कि सॉल्ट और वाटर रिटेंशन कराता है और इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर देता है। सो बेसिकली अब ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है ये एक हाईली कंट्रोल्ड सिस्टम होता है विद इन आवर बॉडी। सो बेसिकली व्हेनेवर आपका जो ब्लड सप्लाई टू द किडनीज इज रिड्यूस्ड, ठीक है, स्पेसिफिकली टू द किडनीज, ठीक है, डिक्रीज्ड रीनल परफ्यूजन, whenever the blood supply to the kidney is reduced, what will happen is that there will be release of renin from the JG cells of the kidney। ठीक है, रेनिन आपका प्रोड्यूस होगा जो कि इवेंचुअली जो है वो कन्वर्ट होगा। ये अब रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजन होता है, फिर एंजियोटेंसिन 1 होता है, फिर एंजियोटेंसिन 2 होता है। सो इवेंचुअली एट दिस लेवल अभी आप लोग ये याद करो कि जो रेनिन होता है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इवेंचुअली जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है जो कि बेसिकली वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है। ठीक है, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, जो आपकी वेजो डायलेशन हुई हुई है उसको वो नलिफाई करने की कोशिश करता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है। उसके बाद क्या होता है कि जो एंजियोटेंसिन 2 होता है वो फर्दर कन्वर्ट होता है इनटू एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन क्या होता है, ये आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस हुआ है। आपको पता है कि आपका एक वो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है, एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन क्या करेगा कि आपकी सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन करवाएगा, आपके जो किडनी के अंदर जाके वो एक्ट करता है और आपकी जो
सॉल्ट और वाटर आपकी किडनीज लॉस कर रही थी इन द यूरिन, उसको जो है वो रिटेन करेगा, उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगा। ऑब्वियसली जब आपका सॉल्ट और वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो आपका जो वॉल्यूम लॉस हुआ था वो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, लिहाजा देयर विल बी इवेंचुअली एन इंक्रीज इन द इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, इंट्रावास्कुलर जो वॉल्यूम होगा वो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इवेंचुअली। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज आती है, यू हैव समथिंग रेफर टू एज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब बेसिकली आई रियली डोंट नो व्हाट इज योर बेस लेवल, बिकॉज ऑल ऑफ दी स्लाइड्स, ये इनमें से जो एक एक स्लाइड है वो बेसिकली एक एक अलग लेक्चर है जो डिमांड करती हैं। So obviously I cannot do that. We don't have the time or the resources to do that. So anti-diuretic hormone, you know कि basically क्या होता है कि जब आपकी मतलब अगर इफ यू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर तो आपका ऑब्वियसली यू हैव अ डाइल्यूट यूरिन प्रोडक्शन। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इफ योर बॉडी नीड्स दैट वाटर दैट यू आर ड्रिंकिंग, ठीक है, तो क्या होगा कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस होगा। डायूरिसिस क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ वाटर बीइंग लॉस्ट इन द यूरिन, ठीक है, उसे आप डायूरिसिस कहते हो। तो एंटी डायूरेटिक का क्या मतलब है कि वो जो है उसको उसको अपोज कर रहा है। सो बेसिकली देयर इज हार्मोन जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको आप इन टर्म्स इसको आप एडीएच भी कहते हो। एडीएच जो होता है ना वो आपके क्या करता है कि आपके कलेक्टिंग डक्ट्स जो होते हैं आपके किडनी के अंदर, जो नेफ्रॉन ने पड़े हुए हैं उसके अंदर जो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं उसके अंदर वो वाटर चैनल्स जो है वो इंसर्ट कर देता है और एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, रीअब्जॉर्ब करेगा इवेंचुअली वाटर। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि अब अगर आप एक बंदा फॉर एग्जांपल शॉक में गया हुआ है तो ऑब्वियसली उसका जो ब्लड है विद इन द बॉडी वो कम हो गया है। तो अब हाइपोथैलेमस के अंदर जो कि आपके ब्रेन सेंटर है वहां पे आपका ऑस्मो रिसेप्टर्स पड़े होते हैं जो कि आपकी ऑस्मोलालिटी जो होती है, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन जो है आपकी ब्लड की उसको मॉनिटर करता रहता है। जैसे अभी हमने बैरो रिसेप्टर्स की बात की, तो अब क्या होता है कि जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑब्वियसली उन्हें पता है कि आपकी जो बॉडी का वॉल्यूम है, आपकी बॉडी का जो वाटर है वो कम हो चुका है बहुत ज्यादा, तो एक्टिवेट होंगे। वो क्या करेंगे इवेंचुअली आपके जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो कि आपका मतलब आई होप यू पीपल नो व्हाट अ पिट्यूटरी ग्लैंड इज, वहां से जो है आपका एडीएच रिलीज करेगा और इवेंचुअली जो है वो क्या करेगा कि एडीएच जो है वो आपकी ब्लड वेसल्स को जो है वो कंस्ट्रिक्ट कराएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा। वेजोप्रेसर क्या होता है, जो जो कि एनी एजेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजोप्रेसर का मतलब ये होता है कि वो उसको जो है ब्लड वेसल को जो है वो कंस्ट्रिक्ट करा रहा है और उसके बाद जो है वो रीनल ट्यूब्यूल्स पे ऐड करेगा और इवेंचुअली जो है वाटर की रिटेंशन कराएगा, रिटेन करेगा वाटर को। ठीक है, उसके बाद जो है अब दिस इज फॉर एग्जांपल हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर क्या होता है कि हाइपोवोलेमिक शॉक इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लूइड लॉस लीडिंग टू ऑर्गन फेलियर। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल फ्लूइड लॉस ये होगा कि अगर आपके पास कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तो उसके पेशेंट का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है। इंटरनल लॉसेस भी होते हैं कभी कभी। अभी हमने रेट्रोपेरिटोनियल हीमरेजेस के बारे में पिछली दफा एक दफा पढ़ा था जब हमने हीमरेज को डिस्कस किया था। तो बेसिकली वो जो है वो इंटरनल होते हैं कि आपकी जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो बंदे को पता भी नहीं चलता कि जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। सो बेसिकली क्या क्या इसके अंदर क्या क्या होता है इवेंचुअली हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन एवर देर इज अ लॉस ऑफ ब्लड, फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड होना चाहिए, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, आई एम नॉट गुड विद द फैक्ट कि मेरी एग्जैक्टली कितने होते हैं, कितने लीटर्स होते हैं। I guess 5 to 6 liters. I am not sure. So, for example, if my body should have 5 liters, ठीक है, and then unfortunately I encounter an accident and there is a loss of 3 liters of blood, अब मेरी बॉडी के अंदर कितने रह गए, about 2 liters रह गए, ठीक है। अब क्या होगा कि मेरी बॉडी के अंदर ऑब्वियसली हाइपोटेंशन होगी, मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर किसकी वजह से, आपका ब्लड वॉल्यूम है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ब्लड आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तभी तो ब्लड प्रेशर है ना। अगर वो वॉल्यूम ही कम हो जाएगा, आप उसमें से 5 लीटर के अंदर से 3 लीटर आपने निकाल लिए, तो ऑब्वियसली आपका जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो इवेंचुअल जो है वो कम होगा।
फिर उसके बाद जो है आपका टैकीकार्डिया होता है, कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है, ठीक है। क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया क्या होता है, इंक्रीज हार्ट रेट। ये अभी अभी हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जब डिस्कस किया था, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब एक दफा आपकी हाइपोटेंशन हो गई है, तो उसके बाद क्या है कि आपका जो हार्ट रेट होता है उसको इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ब्लड वॉल्यूम को नहीं कर सकती बॉडी फिलहाल, तो वो क्या करती है कि हार्ट रेट को इंक्रीज करती है कि चलो वो जल्दी जल्दी जितना भी वॉल्यूम आपके पास रह गया उसको वो ही प्रोवाइड कर दे डिफरेंट पार्ट्स को, ठीक है। फिर ऑब्वियसली अगर आपके पास हाइपोटेंशन होगी तो देयर विल बी साइंस ऑफ टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन प्रेजेंट। उसमें आप ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस ले लो, मॉटल क्लैमी स्किन ले लो, ओलिगुरिया, एलिवेटेड ब्लड लैक्टेट, ठीक है। ऑब्वियसली लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की वजह से। ओलिगुरिया क्या होता है, रिड्यूस्ड अमाउंट्स ऑफ यूरिन प्रोडक्शन। When you have reduced volume of blood in the body, obviously less volume of urine will be produced. Then you have altered mental status as well. Then circulatory shock develops, low estimated cardiac output or stroke volume, ठीक है, या सॉरी saturation of oxygen, कार्डियक आउटपुट जो है वो रिड्यूस होगी। फिर आपके पास लो सेंट्रल वीनस प्रेशर और हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा। अभी इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगी ये क्या क्या होती हैं, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट ऑब्वियसली जस्ट बस आप देख लो कि अगर आपके पास अगर ब्लड नहीं प्रॉपरली जा रहा तो इवेंचुअली जो है व्हाट विल हैपन इज कि आपका कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगी। आपका मतलब कार्डियक आउटपुट क्या होती है कि जो अमाउंट ऑफ ब्लड दैट द हार्ट इज पंपिंग, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट कम हो गया और इवेंचुअली यू विल हैव हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है। What are the stages of the shock? There is the non-progressive stage, there is the progressive stage, and there is the irreversible stage. Non-progressive stage क्या होता है, also known as the compensated stage. The normal circulatory compensatory mechanisms eventually cause full recovery without any help from outside therapy, ठीक है। Non-progressive shock क्या होता है कि अगर जो आपके क्या कहते हैं जो आपके mechanisms जो थे, compensatory mechanisms जो थे, either it's the sympathetic nervous system or the renin-angiotensin aldosterone system or the antidiuretic hormone, all your compensatory mechanisms जो होंगे they are responsible for the full recovery of the patient, ठीक है। उसको आपको जो है वो शॉक जो है वो इतना सवेयर स्टेज पे नहीं गया, लिहाजा जो है वो पेशेंट जो है वो फुली रिकवर कर गया है। इसको आप कॉम्पेंसेटेड स्टेज भी कहोगे, मीनिंग कि उसकी जो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स थे वो सक्सेसफुल रहे और उसको इवेंचुअली जो है पेशेंट को उन्होंने जो है वो बचा लिया। प्रोग्रेसिव स्टेज क्या होती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक पेशेंट को अगर शॉक की स्टेट में वो जा रहा है और आप उसको मेडिकल अटेंशन नहीं देते तो वो जो है वो वर्सन होती जाएगी उसकी कंडीशन और इवेंचुअली जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी। इसके अंदर क्या होता है कि ऑब्वियसली आपको फ्लूइड्स देने होते हैं पेशेंट को, आपको वेजोप्रेसर्स देने होते हैं, एपिनेफ्रीन वगैरह आप उसको देते हो ताकि जो है उसका ब्लड वेजो कंस्ट्रिक्शन हो, उसका जो ब्लड वॉल्यूम जो लॉस हुआ था वो रिप्लेस हो जाए। और मोस्टली देखो जो बर्न्स का पेशेंट होता है उसके अंदर डेथ रेट इतना हाई इसीलिए होता है क्योंकि उसका प्लाज्मा लॉस जो होता है, उसका वॉल्यूम लॉस जो होता है वो बहुत ज्यादा हो गया होता है। उसके बाद you have an irreversible stage in which the shock has progressed to such an extent that all forms of known therapy are inadequate to save the person's life, even though for the moment the patient is still alive, ठीक है। देखो एक थी आपके पास नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज जिसके अंदर वो रिकवर कर गया था, एक प्रोग्रेसिव स्टेज है कि वो वर्सन होता जा रहा है, प्रोग्रेस करता जा रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर इफ यू हैव मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल और आप मेडिकल इंटरवेंशन करते हो तो यू कैन एक्चुअली ब्रिंग बैक अ पेशेंट फ्रॉम द प्रोग्रेसिव स्टेज। बट व्हाट विल हैपन इज कि वंस अगर आपने उसकी थेरेपी कुछ नहीं की या उसका जो शॉक था वो इतना सवेयर था कि वो कोई थेरेपी जो है आपकी काम नहीं की, तो इवेंचुअली जो है देयर विल बी एन इरिवर्सिबल स्टेज जिसके अंदर जो है इवेंचुअली द पेशेंट विल डाई नो मैटर व्हाट। बेसिकली क्या क्या क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं शॉक के। हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या क्या होगा, टेकीकार्डिया एंड टेकिपनिया। अभी हमने टेकीकार्डिया को डिस्कस किया कि हार्ट रेट जो है वो क्यों इंक्रीज करेगा, बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म आपने पढ़ा है। उसके बाद आगे आता है आपके पास टेकिपनिया। टेकिपनिया क्या होता है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। इफ यू माइट हैव सीन पेशेंट्स
जब अगर एक पेशेंट जो है, अगर उसकी आप कहो, अगर उसकी इवेंचुअली डेथ होनी है, तो यू माइट सी कि वो पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो एकदम से इंक्रीज करता है, उसका रेस्पिरेटरी रेट एकदम से इंक्रीज करता है, और इवेंचुअली जो है कुछ टाइम के अंदर जो है वो फिर कम होता जाता है until it stops। उसके बाद वीक पल्सेस होंगी। ऑब्वियसली पल्स कहाँ से आ रही है? आपकी ब्लड प्रेशर की वजह से पल्स आ रही है, ब्लड वॉल्यूम की वजह से पल्स आ रही है। तो अगर आपका ब्लड वॉल्यूम ही लॉस हो गया, आपका ब्लड प्रेशर ही नहीं है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी वीक पल्सेस। हाइपोटेंशन, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा। कोल्ड स्किन होगी। कोल्ड स्किन क्यों होगी? बिकॉज आपकी जो है, ऑब्वियसली अगर आपका जो ब्लड होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द वार्मथ, ठीक है, जो आपकी सारी आप हॉट ब्लडेड या ऑर्गेनिजम्स इसलिए ही हो क्योंकि जो ब्लड होता है वो आपकी बॉडी को जो है वो वार्म रखता है हमेशा। तो उसके अंदर इवेंचुअली जो है, अगर आपके पास क्या कहते हैं, आपके पास ब्लड वॉल्यूम इतना कम हो गया तो देन यू विल हैव कोल्ड स्किन। मेंटल स्टेटस चेंजेस, अगर आपकी ब्रेन को पूरी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, तो ऑब्वियसली जो पेशेंट होगा उसका ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा। वो इधर उधर की बातें कर रहा होगा, वो नॉर्मल नहीं होगा, उसे नहीं पता होगा कि मैं किधर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। वो एक अजीब सी स्टेट में होगा। और डिक्रीज यूरिन आउटपुट होगा, ऑब्वियसली बिकॉज उसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं है, उसके अंदर जब ब्लड का वॉल्यूम ही लॉस हो चुका है तो यूरिन जो है वो सही तरह नहीं प्रोड्यूस होगा। ओके, देन यू हैव द सेप्टिक शॉक। अब देखो ये चीजें जो है ना, मतलब जो आपकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो होती है ना, वो हर शॉक की जो है वो डिफरेंट होती है। एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू, फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन इन द एग्जाम अबाउट एनी पर्सन, ठीक है, और मैं उसके बारे में लिखती हूँ कि फॉर एग्जांपल द पेशेंट 56 years old patient was brought to the emergency department with this, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट ऑल दीज, ठीक है, देन तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि फॉर एग्जाम्पल 56 years old man was brought to the emergency department of the hospital with these complaints, ठीक है, then what might be the underlying cause, ठीक है। So for example if I give you this question, then you should be able to recognize के जो शॉक की टाइप थी वो कौन सी थी। सो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर ये सारी चीजें होंगी। देन यू हैव द सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक क्या होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से मोस्ट कॉमनली होता है। उसके अंदर आपके पास जो है वो देयर आर 2 स्टेजेस, ठीक है। अर्ली स्टेज होगी कॉम्पेंसेशन, आई डोंट नो, ओके, अर्ली स्टेज होगी जिसको आप कॉम्पेंसेटरी स्टेज कहोगे, या जहाँ पे आपकी कॉम्पेंसेशन हो रही होगी, जहाँ बॉडी आपको कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो रहे होंगे और बॉडी जो है उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रही होगी, तो उसको उसको आप हाइपर डायनेमिक स्टेट भी कहते हो। हाइपर डायनेमिक का मतलब होता है कि आपका जो सर्कुलेशन है वो एकदम से ओवर एक्टिव, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एकदम से ओवर एक्टिव हुआ है बहुत ज्यादा। सो इसके अंदर आपकी जो स्किन है वो पिंक और वार्म और फ्लश्ड होगी, ठीक है। अब जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर आपके पास आपकी कोल्ड स्किन होती है, कोल्ड भी होती है और साथ में कोल्ड एंड पेल, ठीक है। कोल्ड होती है, कोल्ड एंड पेल होती है आपकी जो स्किन होती है, ठीक है, ऑब्वियसली बिकॉज ब्लड अगर कम है तो यू हैव कोल्ड एंड पेल स्किन। बट यहाँ पे आपके पास अर्ली स्टेज के अंदर यू हैव अ वेरी वार्म पिंक एंड फ्लश्ड स्किन। आपका हार्ट होगा similar to the hypovolemic shock. Tachypnea होगा, that is increased heart rate. I'll write it here. Just that you people don't increased heart rate. Okay. And then there is massive vasodilation, ठीक है, vasodilation भी हो गई है इस स्टेट के अंदर। Then you have a late hypodynamic stage जिसमें आपके eventually जो है compensatory mechanisms जो थे they were unable to do any good to the body, और eventually क्या होना शुरू हो जाएगा कि vasodilation के बाद vasoconstriction हो जाएगी, और उसके बाद जो है आपकी स्किन जो है वो पेल और कोल्ड होगी, टैकीकार्डिया होगा, बीपी आपका कम हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगी, इवेंचुअली लीडिंग टू सर्कुलेटरी फेलियर, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फॉर योर कन्वीनियंस, सर्कुलेटरी फेलियर, ओके।
Next up तो हमारा is ब्रीथिंग रेट भी ज्यादा होगा। tachypnea. Yes, sorry, I'm really sorry. It's respiratory rate. Tachycardia is increased heart rate. Thank you for pointing out. पता नहीं मैंने किस फील्ड में लिख दिया। ओके ये एग्जांपल्स हैं, ये रॉबिन्स के टेबल्स हैं। रॉबिन्स के टेबल्स याद करना इज ऑलवेज ऑलवेज अ वेरी गुड आइडिया। आई नो आप लोगों ने नहीं खरीदी होगी रॉबिन्स, लेकिन अगर रॉबिन्स नहीं खरीद सकते तो मिनी रॉबिन्स खरीद लेना। मतलब इट्स वेरी 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 नाइस बुक। मैंने तो खैर उससे पढ़ा था पैथोमा से, जो आप लोग को ऑलरेडी मैं रिकमेंड कर चुकी हूँ। ओके अब हाइपोवोलीमिया कहाँ होता है? हीमरेज के अंदर होता है। फ्लूइड लॉस हो गया, फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग, डायरिया, बर्न्स, inadequate blood or plasma volume। कार्डियोजेनिक शॉक, फॉर एग्जांपल हार्ट के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, मायोकार्डियल इंफाक्शन हो गई है, दैट इज हार्ट अटैक। फिर वेंट्रिकुलर रप्चर है, आपके वेंट्रिकल्स जो है वो रप्चर हो चुके हैं। रिथमियाज होते हैं, कार्डियक टेम्पोनेट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में आप पढ़ चुके हैं। रिथमिया का आपको पता है कि अगर उसका हार्ट का रेट या रिदम जो है वो डिस्टर्ब होगा तो दैट इज रिथमिया। Failure of the myocardial pump resulting from intrinsic myocardial damage, extrinsic pressure or obstruction to the outflow। ठीक है, अगर आपके पास पंप फेलियर हो रहा है, अगर फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ, ठीक है, क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं कि या तो मायोकार्डियल डैमेज हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इंफाक्शन के अंदर क्या होता है कि ऑब्वियसली जो मायोकार्डियल डैमेज हो चुका होता है। एक्सट्रिंसिक प्रेशर क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हार्ट के इर्द गिर्द जो है वो बहुत ज्यादा इतना प्रेशर बन चुका है, उसको आप कार्डियक टेम्पोनेट कहते हो। ठीक है, अगर आपका हार्ट के अंदर जो आपको जो पेरिकार्डियम था जिसने कवर किया हुआ था हार्ट को, उसके अंदर जो है एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ फॉर एग्जांपल ब्लड भर गया है, या अगर वो उसका कोई मसला हो गया और वो उसको एक्सेसिव प्रेशर दे रहा है फ्रॉम द आउटसाइड, तो दैट इज आल्सो कॉजेज कार्डियोजेनिक शॉक। सेप्टिक शॉक कहाँ होता है? फंगल सेप्सिस, ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसीमिया, एंडोटॉक्सिक शॉक, ओवरवेलमिंग माइक्रोबियल इन्फेक्शन, सुपर एंटीजन। इसमें क्या होगा? पेरिफेरल vasodilation and pooling of the blood, endothelial activation, injury, leukocyte induced damage, disseminated intravascular coagulation, activation of the cytokine cascade। I know these are very difficult terms। सारी चीजों का अंदर एक एक explanation छुपी हुई है, so just stick to whatever I have already explained। so ये क्या लिखा हुआ है? पता नहीं क्या लिखा हुआ है। cellular tissue effects of shock, hypoperfusion, microvascular thrombosis, although any organ can be affected। Fibrin thrombi can form in any tissue, but typically more readily visualized kidney glomeruli। ओके, जस्ट रीड इट फॉर योर इंटरेस्ट। इसके अंदर ऑब्वियसली आप पूरा पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है, तो फिर ही आप लोगों को जो है उस चीज़ की इम्पोर्टेंस होगी। आई डोंट नो व्हाई दे हैव एडेड इट हियर। Okay, I think already 11 बज चुके हैं। I don't have time to start another lecture, so I'll keep it for Thursday, inshallah. If anyone has any questions, then you can ask me. अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम काइंडली पर डायनेमिक स्टेट की ना सेप्टिक शॉक की वो दोबारा बता दें। क्या चीज़? हाइपोडायनेमिक या हाइपरडायनेमिक? हाइपर। हाइपर, अच्छा। हाइपर डायनेमिक में योगा के let's move to that slide। इनिशियल में मतलब जब आपके कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स जो होंगे ना, वो जब एक्टिवेट होंगे, मतलब उस वक्त, मतलब बेसिकली एक अर्ली स्टेज है। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई हुई है और आपका जो है बैक्टीरिया की जो एंडोटॉक्सिन्स हैं उनकी वजह से जो है बॉडी टुवर्ड्स शॉक जा रही है, तो जो उसकी जो इनिशियल स्टेज होगी वो उसको आप कहोगे हाइपर डायनेमिक स्टेट, जिसके अंदर जो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे होते हैं। और अभी जो है बैक्टीरिया का जो एक्शन हो रहा था जिसकी वजह से जो शॉक की मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो भी आ रही होती हैं, लेकिन अभी ऑब्वियसली जो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं वो पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुए होते, लेकिन एक्टिवेट हो रहे होते हैं। तो उसको आप बेसिकली कहते हो कि वो हाइपर डायनेमिक स्टेट है, कि मतलब बॉडी के अंदर अभी एबिलिटी है कि वो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट कर सके और कॉम्पनसेशन कर सके। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपकी जो स्किन होगी वो पिंक और वार्म होगी, बिकॉज आपकी जो है वो वेजो डायलेशन हुई हुई है।
जब भी वेजो डायलेशन होती है, तो जब आपका मतलब क्या कहते हैं, अगर आपका फॉर एग्जांपल हार्ट रेट इंक्रीज कर गया है और आपकी वेजो डायलेशन भी हुई हुई है, तो आपका इनिशियली जो है आपका जो स्किन होती है वो आपकी पिंक और वार्म होती है, लेकिन ये चीज आपको क्या कहते हैं हाइपोवोलीमिक शॉक के अंदर नहीं होती, बिकॉज हाइपोवोलीमिक शॉक के अंदर आपका वॉल्यूम ही लॉस हो गया है। देखो सेप्टिक शॉक के अंदर आपका देखो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि हाइपोवोलीमिक शॉक के अंदर आपका ब्लड वॉल्यूम लॉस हो गया। अगर मेरे पास 5 लीटर ऑफ ब्लड था विद इन द बॉडी, तो अगर वो 3 लीटर रह गया है, 2 लीटर उसमें से लॉस हो गया, तो मेरे पास ब्लड लॉस हो गया। सेप्टिक शॉक के अंदर क्या होता है कि मेरे पास ब्लड लॉस कोई नहीं होता। देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होती है तो ऑब्वियसली आपका ब्लड लॉस कहीं भी नहीं हो रहा होता। आपका 5 लीटर अगर बॉडी में है तो 5 लीटर ही रहेगा। बट व्हाट विल हैपन इज कि आपकी जो ब्लड वेसल्स थी वो डायलेट हो जाएंगी, आपकी एक्सेसिव डायलेशन होती है इसके अंदर, तो देयर विल बी मैसिव वेजो डायलेशन। आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो बहुत ज्यादा डायलेट होती हैं, तो ऑब्वियसली जो 5 लीटर जो नॉर्मली आपकी जो नॉर्मल उनका कैलिबर था उसमें वो प्रोवाइड करने के लिए सफिशिएंट थी, तो अब वो जो है वो इनसफिशिएंट हो गया। आपका जो 5 लीटर्स ऑफ ब्लड दैट यू हैव इन योर बॉडी इज नाउ इनसफिशिएंट। बट इनिशियली ऑब्वियसली बिकॉज आपका ब्लड वॉल्यूम लॉस नहीं हुआ, तो आपका क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो रहा है, आपका जो कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट है वो इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी स्किन जो है इनिशियली इट विल अपेयर कि वो पिंक हो गई है और वार्म हो गई है, लेकिन जब वंस वंस वो जो चीज है वो इनिशियल फेज जो है वो गुजर जाता है और बॉडी कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म से उस चीज को हल नहीं कर पाती है, तो इवेंचुअली डीकॉम्पनसेशन हो जाएगी, मतलब वो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स जो हैं वो आपके फेल हो जाएंगे। फिर एंड में जाके ऑब्वियसली देयर विल बी वेजोकंस्ट्रिक्शन, मतलब बॉडी जो है वो इट इज एबल टू डू वेजो कंस्ट्रिक्शन, लेकिन उस वक्त जो है वो चीज इतनी खराब हो चुकी होती है, आपके डिफरेंट टिश्यूज जो है वो इतने ज्यादा डैमेज हो चुके होते हैं कि उस स्टेज पे आगे वेजो कंस्ट्रिक्शन करने का या उस तरह से कोई फायदा एज सच नहीं होता, और इवेंचुअली जो है वो आपका जो है शॉक की स्टेट में जो है बंदा चला जाता है। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस एनीवन? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम जी जी मैम हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म दोनों में इंक्रीज होगा, वॉल्यूम में भी और उसमें सेप्टिक शॉक में भी? हाँ एग्जैक्टली मतलब ना ये कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं। जो आपका रेस्पिरेटरी रेट है उसने भी इंक्रीज होना होता है, और जो आपका क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसको हार्ट रेट जो होता है उसने भी इंक्रीज होना होता है। मतलब ये सारी जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी ना जो कॉम्पनसेशन चल रही थी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हार्ट रेट इंक्रीज होने के साथ साथ आपका रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज होता है, ताकि वो बॉडी बेसिकली चाह रही होती है कि वो अगर मेरा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा तो मुझे रैपिडली जो है वो ऑक्सीजन मिलती रहेगी, तो मैं शायद इस सारी चीज से बच सकूं। ठीक है, सो बेसिकली अब कोविड के केस के अंदर भी इट्स इम्पॉर्टेंट, आप लोगों को यू शुड टेक नोट ऑफ दिस कि आप लोगों को अपने पेरेंट्स को वॉच करना चाहिए। एक तो ऑब्वियसली अगर खुदा ना खास्ता if anyone has any symptoms then you people should buy pulse oximeters and then you should monitor yours and your family members की जो saturation है उसको monitor करो कि वो 97% से above होनी चाहिए at all the times. If it is going into 96% then it's an alarming sign. फिर सेकेंडली क्या चीज होती है कि आपकी इनिशियली आपकी सैचुरेशन कम हो रही होती है। अब कुछ आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ अगर फॉर एग्जांपल कोई लोग हैं इतने प्रिविलेज नहीं है या उनको पता ही नहीं है कि कोविड क्या है, तो उसके अंदर आपको होगा कि वो उनकी डेथ हो जाती है किसी की और वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक थे और हमें तो पता ही नहीं चला और ये वो। तो अगर उसके अंदर बहुत माइन्यूट चीजें होती है नोट करने वाली कि यू माइट नोट कि उस पेशेंट के अंदर फॉर अबाउट 3 to 4 days उसकी जो हार्ट रेट है वो सॉरी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बहुत ज्यादा हुआ होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रेट जो नॉर्मली अबाउट 12 to 15 होता है पर मिनट, तो अगर वो 20
अबव चला जाए तो ऑब्वियसली दैट इज टिकिपनिया। तो उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल मेरी सैचुरेशन जो है वो ड्रॉप कर रही है और मेरी सैचुरेशन जो है वो 90% में पहुंच चुकी है, तो मेरी बॉडी क्या करेगी कि उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज करती जाएगी, ताकि मैं ज़्यादा क्विकली जो है वो ऑक्सीजन अपनी बॉडी को न्यू ऑक्सीजन प्रोवाइड करूँ। लिहाजा मुझे उस वक्त फील नहीं हो रहा होगा, जो पेशेंट होता है उसको वो फील नहीं हो रहा होता कि मैं बहुत तेजी से सांस ले रहा हूँ या मेरी सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है। तो जब आपकी सैचुरेशन जो है वो 60s में चली जाती है, तब आपको फील होना शुरू होता है कि यार मेरे साथ तो बहुत कोई मसला हो रहा है। सो बेसिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली पेरेंट्स जो है इस चीज को इग्नोर करते हैं, वो कहते हैं मैं तो ठीक हूँ, लेकिन यू शुड टेक नोट, इफ देयर रेस्पिरेटरी रेट इज हाई देन यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट अ डॉक्टर और टेक him or her to the hospital, unfortunately अगर ऐसा होता है। ठीक है, तो एज डॉक्टर्स आप लोगों को इस सारी चीज़ों का पता होना चाहिए फिलहाल की सिचुएशन जो सारी चल रही है। अच्छा खैर, ये सारा तो ऑफ द पॉइंट था, बट इट्स इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हाँ जी मैम आपने कोई क्विज तो नहीं रखना 10 दिसंबर यार, क्विज का ये है कि अभी फिलहाल डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया है कि देयर विल बी नो ऑनलाइन क्विजेस फिलहाल के लिए, बट वी विल बी प्लानिंग एन अल्टरनेटिव ऑफ क्विजेस, बिकॉज ऑब्वियसली हमने आपकी जो 40% जो सेशनल है वो कहीं ना कहीं से पूरा करना है आप लोगों की क्लास के लिए और बाकी क्लासों के लिए। फॉर व्हाट आई एम डूइंग इज कि आई विल make 10% class participation, क्योंकि आप लोगों I'm not talking about you but I am talking about the entire class in general. आप लोगों की क्लास शुरू से जो है वो कोई इतनी enthusiastic नहीं रही है about attending the lecture, मतलब मेरी 40s से ज़्यादा कभी भी participation हुई नहीं है, जबकि I have like about 74 people. Today's class is an exception, but I'm talking about whenever there's a scheduled class as well, तब भी आप लोग नहीं आते हो, तो 10% तो class participation है। बाकी obviously आप लोगों ने मुझे assignment submit कराई थी, उसके भी 10% होंगे। बाकी 20% जो है I'll let you know कि हम लोगों ने क्या करना है। I might give you a presentation with Viva, for example अगर मैं 5 लोगों का group बनाती हूँ और हम प्रेजेंटेशन लेते हैं उस 5 लोगों में से, तो I'll try to, ये अभी ये चीज़ अंडर कंसिडरेशन है डिपार्टमेंट की कि I'll try to ask questions regarding that presentation, और फिर मैं इंडिविजुअली जो है वो बच्चों को मार्क करूंगी उसके उनकी performance की base पे, और obviously depending on the amount of answers they gave me. If I'm asking you 3 questions और आप मुझे 3 का आंसर देते हो तो obviously उसके अकॉर्डिंग मार्क्स होंगे, और अगर आप किसी का आंसर नहीं देते तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स होंगे। तो लेकिन क्विजेस जो हैं वो फिलहाल नहीं होने। This is what the decision is. ओके मैम। What about mids? नहीं, no mids. I don't think so there are any mids. Cancelled है। ये लागी है कि मिड्स नहीं होने। शुक्र। हाँ, ईमेल आई हुई है। शुक्र, फिलहाल शुक्र कर रहे हो। आप लोगों का फाइनल 60% है, फिर उस वक्त क्या करोगे मुझे ये बताओ। इस महीने था ना, देखिए अब कितना बढ़ गया, कैसे जाते हैं यूनिवर्सिटी। मैम हाँ क्लास वो तो मेरी क्लास है, क्या? क्लास लीव कर सकते हैं, मेरी क्लास है। हाँ हाँ, जाओ। ओके मैम। मैम अगर तो ऑनलाइन हुआ तो हमारा 40% तक वाइवा होता है, 20% मैम इधर उधर लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था कि प्रेजेंटेशन वगैरह हो गई थी। यार लेकिन बता, हाँ ऐसे ही होगा, लेकिन अभी फाइनल्स में तो आप लोगों के टाइम है ना, वो तो जनवरी में जाके है ना, जनवरी फरवरी में पता नहीं जब भी है, तो वो लेट्स सी के तब तक क्या सिचुएशन है। यार मेरे पास 74 है लेकिन बच्चे नहीं आते, सो इट्स नॉट माय फॉल्ट। यस मैम। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? मैम हाँ जी। सेप्टिक शॉक में आपने वो कहा कि एक्सेसिव डायलेशन होती है, इस बात की समझ नहीं आई। देखो, जो हाइपोवोलेमिक शॉक होती है उसके अंदर ब्लड लॉस होता है, ठीक है। तो सेप्टिक शॉक के अंदर क्या होता है कि आपके पास, मैंने बताया था ना कि बेसिकली आप इवेंचुअली देखो कि इवेंचुअली क्या हो रहा है उसमें, ये हो रहा है कि आपकी जो ब्लड जो आपकी टिश्यू परफ्यूजन है वो कम हो गई है, मतलब आपके जो टिश्यूज को ब्लड फ्लो जा रहा था वो कम हो रहा है। वो किस तरह से कम हो रहा है वो चीज़
मैटर करती है कि फॉर एग्जांपल कार्डियोजेनिक शॉक में डिफरेंट होगी, हाइपोवोलेमिक शॉक में डिफरेंट होगी। तो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर क्या होता है कि उसका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, उसका ब्लड लॉस हुआ होता है पेशेंट का, तो लिहाजा वो उसको क्या कहते हैं इवेंचुअली उसके अंदर मतलब उसकी परफ्यूजन कम हो जाती है। बट अगर एक पेशेंट है जिसके अंदर ब्लड लॉस नहीं हुआ, उसके अंदर ब्लड उतना ही पड़ा हुआ है, लेकिन अगर वो सेप्टिक शॉक में जा रहा है, इट मीन्स कि बैक्टीरिया ने उसके अंदर क्या किया था कि उसकी जो ब्लड वेसल्स थी उसको वेजो डायलेट कर दिया था। अभी मैंने आप लोगों को एक वो होज की एग्जांपल दी थी, जो पाइप आपका होता है बाहर पड़ा हुआ गार्डन पाइप होता है, अगर आप उसी को रिप्लेस कर दो एक बड़े सारे पाइप से, तो जो आप नॉर्मल उसको जिससे जो आपके सप्लाई होता है वाटर का, वो उसको नॉर्मल उसको फुलफिल ही नहीं कर पाएगा, वो उसके थ्रू जो है वो पहुंचेगा ही नहीं आपके एंड तक। तो वो उसके अकॉर्डिंग आपने देखना होता है कि उसका क्या है। अगर वो वेसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाएंगी तो आपका जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो नहीं पहुंच सकेगी टू योर ऑर्गन्स, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को मतलब ऑब्वियसली ये चीज़ें इन पर्सन डिफरेंट समझ आती हैं, लेकिन अभी ऑब्वियसली काउंसलिंग आवर्स वगैरह भी नहीं रख सकते। सो लेट्स सी कि क्या करते हैं। तो जस्ट ट्राई टू रीड अबाउट इट, तो आपको आई थिंक समझ आ जाएगी। एक दफ़ा थोड़ा सा पढ़ो इंटरनेट पे ना, एक्सप्लोर, ट्राई टू एक्सप्लोर, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम अब हमारी क्लास ट्यूसडे फ्राइडे 10 o'clock से स्टार्ट हुआ करेगी। नहीं नहीं, ये तो बस कल की वजह, कल एक दिन हुआ है, बाकी वही है आपका टाइमिंग 8 to 9:15। ओके मैम। मैम अटेंडेंस होनी है? नहीं नहीं, जाओ जाओ, कोई अटेंडेंस नहीं है आज। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।